आज हम लोग मंजूषा पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंजूषा पेंटिंग का बारे में अगर अभी जो हाल में रिपब्लिक डे हुआ है तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें रिपब्लिक डे 2022 परेड भागलपुर मंजूषा आर्ट टू डेब्यू एट राजपथ। तो ये जो मंजूषा पेंटिंग है, आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें तो डाउट है ही नहीं कि मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इट इज़ बेटर टू कोरिलेट द थिंग्स। अगर आप जितना कोरिलेट करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे ना, तो 50 पेंटिंग पढ़ने के बजाय अभी मंजूषा पेंटिंग न्यूज़ में है तो मंजूषा पेंटिंग को कर लिया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये करेंट का टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। क्या है मंजूषा पेंटिंग? ये है मंजूषा पेंटिंग। अगर आप देखें तो यही है मंजूषा पेंटिंग। और मंजूषा पेंटिंग में अगर आप इसका रीजन देखें कि मंजूषा पेंटिंग का रीजन क्या है, तो अंग प्रदेश इसका रीजन है। अंगा बेल्ट। प्रेजेंट डे अंग प्रदेश कौन है? भागलपुर। अंग जो है ना, ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है। अगर आप ध्यान हो तो 16 महाजनपद था एंशिएंट टाइम में। 16 महाजनपद का एक महाजनपद था अंग। आपके जहन में पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये 16 महाजनपद ही था, इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी गारंटी ये है कि सुत्त पिटाका का एक पार्ट है। जैसे अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे तो विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका। तो सुत्त पिटाका में एक पार्ट है जिसका नाम है अंगूथरा निकाय। ठीक है, अंगूथरा निकाय में मेंशन्ड है। ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है। अंगूथरा निकाय में मेंशन्ड है कि उस समय देश में 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में थे। जो एक महाजनपद, जो पहला महाजनपद है वो है मगध। दूसरा महाजनपद अंग। ये भी पूछा जा सकता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। और तीसरी महाजनपद जो था वो था बज्जी संघ। यहां पर ये आपको बताते चले कि जो बज्जी संघ है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं। जो बज्जी संघ है, जो एक सेकेंड, जो वज्जी संघ है वो अठकुल कहलाता था, क्योंकि ये 8 क्लैन से मिलकर बना था। उस 8 क्लैन में एक क्लैन था, उसका नाम था लिच्छवी। देखिए, बहुत लोगों को अभी तक डाउट होता है कि लिच्छवी क्या है और वज्जी संघ क्या है। तो वज्जी संघ ये है। वज्जी संघ का एक पार्ट, एक क्लैन था लिच्छवी, जो हम लोग आगे नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो उसका एक संघ जो है वो है लिच्छवी, एक क्लैन है लिच्छवी। और जो क्लैन है, जैसे एक है गायत्री कुल, एक और उसमें है विदेह। गायत्री कुल के कौन हुए? महावीर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लिच्छवी संघ जो है दैट वाज वन पार्ट ऑफ वज्जी संघ। तो उस समय बिहार में 3 महाजनपद थे, उसमें एक महाजनपद जो था वो था अंग प्रदेश। और ये जो है उसका जो डांस, ये मंजूषा पेंटिंग है, ये अंग प्रदेश का ही है। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब देखिए स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मंजूषा पेंटिंग क्या है। अगर आप स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मंजूषा पेंटिंग देखेंगे तो प्रीडोमिनेंटली इट पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ, it portrays the story of बिहुला एंड बिसहरी। ये क्या स्टोरी है? बिहुला एंड बिसहरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम लेटर पार्ट ऑफ लेक्चर और जो स्लाइड है उसमें आपको बताएंगे। तो इसका स्टोरी को प्रीडोमिनेंटली ये फोरकास्ट करता है, बताता है। दूसरी बात, अगर आप कलर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3 कलर प्रीडोमिनेंट है। एक कलर है ग्रीन, आप देख रहे होंगे यहां पे ग्रीन कलर है। दूसरा कलर है पिंक, ये देख रहे हैं कि पिंक कलर है। और तीसरा जो कलर है वो है येलो। तो ये 3 कलर की प्रधानता मिलेगी। आप देखेंगे कि येलो है, ये हो गया पिंक और ये हो गया ग्रीन। 3 कलर की प्रधानता रहेगी। इसका दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर यह है कि इसके जो बॉर्डर बहुत ही एक स्ट्राइकिंग फीचर में आते हैं। इसके बॉर्डर्स आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर जो अंग क्षेत्र की
जो अंग जो भागलपुर बेल्ट में जो फ्लोरा है या फौना है उसको डिपिक्ट किया जाएगा। फ्लोरा में क्या रहेगा? आपको बेलपत्तर रहेगा, जो बेलपत्तर भगवान शंकर पे हम लोग चढ़ाते हैं, तो देखेंगे कि भगवान शंकर की बेलपत्तर रहेगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स रहेगा। और बेलपत्तर क्यों रहेगा? क्योंकि जो बिहुला एंड बिसहरी की जो स्टोरी है वो भगवान शंकर के एलॉन्ग रिवॉल्व करती है, जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो इसमें भगवान शंकर की प्रधानता रहेगी। इसमें चूंकि भगवान शंकर की आराधना जो होती है वो बेलपत्तर की आराधना होती है, बेलपत्तर भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है। तो इस पेंटिंग में बेलपत्तर भी आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा। ये सब बेलपत्तर की पत्तियां हैं, उसको भी आप देखेंगे बेलपत्तर की पत्तियों को दर्शाया गया है। तो बेलपत्तर की प्रधानता रहेंगी, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स रहेगा। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें स्नेक की प्रधानता रहेगी। क्यों स्नेक की प्रधानता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्ट्राइकिंग फीचर हैं, ये तीनों कलर ध्यान रखिएगा। बॉर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर पे बेलपत्तर वगैरह रहेगा, जो बेलपत्तर की पत्तियां होती हैं वो रहेगा, क्योंकि भगवान शंकर पे उसी की पूजा होती है। और स्नेक की प्रधानता रहेगी, आप देखें तो स्नेक की प्रधानता रहेगी। क्यों है हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पूछे कि इसका थीम क्या होगा, तो इसका थीम रिलीजियस थीम रहेगा। इसका थीम रिलीजियस रहेगा और वो कल्ट रहेगा जो अंग क्षेत्र में प्रचलित है। रिलीजियस थीम का मतलब क्या हो गया? शंकर, भगवान शंकर का थीम रहेगा। उनकी डिफरेंट अवतार को, सांप को, जो उनकी पूजा होती है उसको दर्शाया जाएगा। बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इसका और है कि जैसे आपका नेटफ्लिक्स में सीरीज चलता है कि आप पहला 1, 2, 3 आप देखेंगे, तो 2 आप तभी देखेंगे जब आपको 1 देखे रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। उसी तरह में इस आप पेंटिंग फॉर्म में देखें कि सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टोरी नुमा चलता है कि पहले ये स्टोरी हुआ, इस पेंटिंग में ये स्टोरी दिखाया गया, फिर आप सेकेंड पेंटिंग में दूसरा स्टोरी दिखाया जाएगा बिसरी का, फिर तीसरे पेंटिंग में बिहुला का स्टोरी दिखाया जाएगा। तो ये सारे पेंटिंग को आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आप को रिलेट कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका स्ट्राइकिंग फीचर है कि एक पेंटिंग से आप पूरा कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर 5 पेंटिंग है तो पहला एक पेंटिंग समझना होगा, फिर दूसरा पेंटिंग समझना होगा, फिर तीसरा पेंटिंग समझना होगा, तब जाकर आप कोरिलेट कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको अभी जीआई टैग मिला है। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? लेटर पार्ट में हम लोग देखेंगे। स्टोरी ऑफ बिहुला एंड बिसरी का स्टोरी क्या है? ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि इट विल रिवॉल्व अराउंड द स्टोरी ऑफ बिहुला एंड बिसहरी। क्या है दोनों का स्टोरी? देखिए, भगवान शंकर एक बार स्नान कर रहे थे। जब भगवान शंकर एक बार स्नान कर रहे थे तो उनकी जटा से 5 बाल गिरते हैं। और जब जटा से 5 बाल गिरते हैं तो भगवान शंकर जब स्नान करके निकलते हैं तो देखते हैं कि ये 5 जटा जो है 5 लोटस का फूल बन गया है। और जब भगवान शंकर वहां से जाने लगते हैं, ये किंवदंती कहानियां हैं, इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, ये फोक स्टोरी है, फोक स्टोरी है। तो उस 5 जटा से भगवान शंकर जब जाने लगते हैं तो उस 5 लोटस के फूल से आवाज आती है और देखते हैं कि उसमें 5 लड़की है। तो ये लड़की कहती है, चूंकि मैं आपके पार्ट से, आपके बाल से पैदा हुई हूं, तो आप मुझे अपनी बेटी मान लीजिए, कम से कम दत्तक पुत्री मान लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके लिए तो आपको पार्वती से भी पूछना होगा, उनकी भी सहमति जरूरी है। ये 5 लड़कियां मां पार्वती के पास जाती हैं, मां पार्वती डिनाई कर देती हैं बेटी मानने से। तो ये लड़कियां कहती हैं कि कम से कम हमें दत्तक पुत्री तो मान लीजिए, क्योंकि मैं भगवान शंकर की बाल से, उनकी जटा से पैदा हुई हूं। पार्वती डिनाई करती हैं। अगले दिन पार्वती पूजा करने जाती हैं भगवान शंकर की और फूल तोड़ने जाती हैं। उस फूल में ये 5 लड़कियां छिपी हुई रहती हैं और सांप का, जो स्नेक का रूप धारण करती हैं और मां पार्वती को डस लेती हैं। मां पार्वती की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब मां पार्वती की मृत्यु होती है तो भगवान शंकर के सामने ये उपस्थित होती हैं और बोलती हैं कि आपने तो मुझे दत्तक पुत्री मान ही लिया था, पर मां पार्वती ने विरोध किया, इसलिए हमने इनको डस लिया है। पर उसमें से एक लड़की है, वो अमृत कलश देती है मां पार्वती को और बोलती है कि मां पार्वती भी आपको अपनी दत्तक पुत्री मान लेंगी, और अमृत कलश से मां पार्वती को जिंदा कर लेती है। चूंकि वो विष का हरण करती है, जो लड़की उस 5 में से एक लड़की विष का हरण करती है, उसी का नाम है बिसहरी। ये क्लियर हुआ कि बिसहरी नाम क्यों है?
विषहरी नाम इसलिए है क्योंकि ये विष का हरण करेगी। किसका विष का हरण करेगी? माँ पार्वती को जो स्नेक बाइट से विष था उसका हरण करेगी। इसलिए आप ये पाते हैं कि एक स्टोरी, एक कैरेक्टर है विषहरी, वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि विषहरी वो लड़की है जो माँ पार्वती का विष का हरण कर रही है अपने अमृत कलश से देके। ये पांचों लड़कियां खेल रही होती हैं और इन लोगों को दत्तक पुत्री भगवान शंकर और माँ पार्वती दत्तक पुत्री मान लेते हैं। भगवान शंकर ये एक बार खेल रही हैं तो जो स्नेक के, जो सांप के सबसे बड़े देवता हैं, नाग देवता, वहाँ से गुजर रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि अब ऐसा हमारा एक प्रावधान किया जाए कि लोग हमारी भी पूजा करें, क्योंकि हम भगवान शंकर और माँ पार्वती के अब दत्तक पुत्री हैं। ये जो नाग देवता हैं, जो नाग के सबसे बड़े, जो सर्प के सबसे बड़े भगवान हैं, ये कहते हैं कि आपकी पूजा तभी हो पाएगी जब भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा उपासक है, उसका नाम है चंदू सौदागर। ये जो चंदो सौदागर है ये अंग प्रदेश में रहता है, भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक है। अगर ये आपको मान लेता है और आप ये आराधना स्टार्ट कर देता है तो धरती के जितने भी लोग हैं वो आपको पूजना स्टार्ट करेंगे। ये पांचों लड़कियां चंदो सौदागर के पास पहुंचती हैं। चंदो सौदागर मना कर देता है, बोलता है कि मैं आपको भगवान शंकर और पार्वती का पुत्री मानने से इनकार करता हूं। तो ये पांचों लड़कियां ये डिसाइड करती हैं कि इसके पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, इसके पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे, इसके जितने बेटे थे उनको डसना स्टार्ट कर देती हैं और वो मरना स्टार्ट करते हैं। ये जिन बच्चों का शादी करता है उनकी बहुओं को डस देती हैं और उसका पूरा परिवार नष्ट कर देती हैं। उसी में चंदो सौदागर का एक बेटा है, उसका नाम है बाला लोकेंद्र, बाला लखेंद्र या लोकेंद्र, बाला लखेंद्र। बाला लखेंद्र की चंदो सौदागर शादी करता है एक लड़की से, उसका नाम है बिहुली। अब देखिए जो सेकंड जो कैरेक्टर है उस पर हम लोग आ रहे हैं, बिहुली। बिहुली या बिहुला, विषहरी बता चुके हैं, बिहुला या बिहुली एक ही है। इस लड़की से शादी करते हैं, पर ये जो पांचों लड़कियां हैं जो विषहरी हैं, ये अंत में जाकर बाल लखेंद्र को ही डस लेती है, शादी के दिन ही डस लेती है और बिहुली इस तरह से विधवा हो जाती है। अब क्या होता है कि बिहुली जो इस लाश को, इस डेड बॉडी को ले जाती है, जो आप देखते होंगे कि जो कफन होता है, उस कफन को उड़ाने के लिए बोलती है कि चूंकि स्नेक बाइट से हमारे पति मरे हैं तो स्नेक का डिपिक्शन होता है। वहां के जितने फ्लोरा और फौना हैं जो अंग प्रदेश में पाए जाते थे उसका डिपिक्शन होता है उस कफन पर। मंजूषा का मतलब ही होता है कवर। कौन सा कवर? जो बिहुली उड़ा रही है किस पर? अपने पति पर। वो डिपिक्शन स्नेक का होता है, इसलिए आप मंजूषा पेंटिंग में स्नेक का डोमिनेंस पाएंगे। आप वहां का बोलती है कि जो अंग प्रदेश में फ्लोरा है, फौना है, उसका डिपिक्शन हो, इसीलिए आप पाएंगे कि फ्लोरा और फौना का डिपिक्शन वहाँ पर होता है और यही स्टोरी वहाँ पर एमिट होता, वहाँ पे आपको रेप्लिकेट होता है। बाद में एक अलग स्टोरी चलता है कि बिहुली अपने पति को, बाला लोकेंद्र को कैसे जीवित कर लेती है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो कफन चढ़ता है, जो कवर चढ़ता है, उस पर जो पेंटिंग डिपिक्ट है वही मंजूषा पेंटिंग है। इसीलिए आप पाते हैं कि उसका हस्बैंड स्नेक बाइट से मरा होता है, स्नेक का डिपिक्शन है। जो बिहुली ने, जो विषहरी ने काटा है, और आप फ्लोरा का डिपिक्शन है, फौना का डिपिक्शन है, भगवान शंकर का डिपिक्शन है। इसलिए ये चीज़ बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ डिपिक्ट होता है। यही स्टोरी है बिहुला और विषहरी का। अभी आप देखें तो अभी जीआई टैग मिला है मंजूषा पेंटिंग को। जो जीआई टैग मिला है मंजूषा पेंटिंग को, क्यों मिला है, कैसे मिला है, आप देखें तो जीआई टैग जो है, इट इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफिनिट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। हमारे केस में डिफिनिट ज्योग्राफिकल टेरिटरी कौन है? अंग प्रदेश, अंगा बेल्ट। अंग बेल्ट मतलब अभी एज ऑफ नाउ इट इज भागलपुर। इसका बेनिफिट क्या होता है? टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस विच इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू द प्लेस ऑफ द ऑरिजिन। इससे क्या होता है कि कस्टमर को बेनिफिट है कि कस्टमर को धोखा नहीं मिलता है। ऐसे कोई भी चीज आप कहीं से बोल देगा ये मंजूषा पेंटिंग है, अगर उस पर जीआई मार्क्ड है, जीआई टैग मार्क्ड है, इसका मतलब कि उस एरिया का है, वो चीज ओरिजिनल है। तो उस चीज का उसका क्रॉस चेक भी किया जाता है। जीआई टैग में जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी एक टीम होती है, उसको चेक करती है कि क्या आप जो मानक है उस पर आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट है और ये जो आर्ट फॉर्म है ये प्रिजर्व हो जाता है।
इसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, इसमें धोखाधड़ी नहीं कर पाते हैं, और इसका रीच भी बढ़ता है। जब जीआई टैग होता है तो ये मानक हो जाता है, तो यहाँ पे आर्टिशियंस जो हैं उसको भी फायदा होता है, आर्ट फॉर्म प्रिजर्व भी होता है, कस्टमर को ओरिजिनल चीज़ भी मिल जाता है, और इसकी रीच बढ़ जाती है। और ध्यान रखिए, यही भारत का सॉफ्ट पावर कहलाता है। जब आप किसी देश को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसी रीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं अपनी कला से, डांस से, आर्ट से, म्यूजिक से, उसी को आप सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो ये एक सॉफ्ट पावर का भी डिपिक्शन है, ये बिहार का एक सॉफ्ट पावर का डिपिक्शन है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, जीआई इंडिकेशन जो होता है, जीआई इंडिकेटर कौन जाकर उसमें रजिस्ट्री करवा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करा सकता है विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ। ठीक है, विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ, कानून सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फेक आदमी करा ले, विच इज जो भी एस्टेब्लिश्ड स्टेट प्रोसीजर बनाए हुए हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप 10 आदमी का ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए कि भाई हमारा ये पेंटिंग है, इसमें ये पिक्यूलियरिटी है, हमारा इस एरिया को ही प्रतिबिंबित करता है, वो आदमी जाकर जीआई इंडिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर मद्रास में है। तो ये जाकर उसको कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, कोई भी सोसाइटी जाकर उसको रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते कि वो जो लॉ है, जो कानून सम्मत चीजें हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो करे, उन मानकों पर खरा उतरे। एक बार जीआई इंडिकेशन मिलता है तो कितने वर्ष के लिए मिलता है? तो 10 साल के लिए मिलता है। पहला जीआई प्रोडक्ट कौन रहा है? तो याद रखिए, जो पहला जीआई प्रोडक्ट 2004-5 में दार्जिलिंग टी को मिला है। बिहार से और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, पर कुछ कुछ याद रखिए कि मगही पान है। मगही पान औरंगाबाद गया वाला बेल्ट है, नवादा वाला बेल्ट है। शाही लीची है, कतरनी राइस है, सिलाओ खाजा है नालंदा वाला, ठीक है, जर्दालू आम है भागलपुर वाला। इस तरह से बहुत चीजें हैं, इस पर एक हम लोग पूरा वीडियो लेकर आएंगे, पर एक बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। सुजनी एम्ब्रॉयडरी है। इस तरह से बहुत है, तो ये स्टोरी आपको बताता है, तो इससे ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं, इट विल सफाइस। थैंक यू।